तो भैया सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अचीवर बैच के बारे में बात करते हैं। 14 मई को ये बैच शुरू हुआ था इंग्लिश मीडियम का। मेरी क्लासेस इकोनॉमी की 1 अक्टूबर को लग रही हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट लेके क्लासेस करना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्स की हम बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम का फाउंडेशन कोर्स मेरे दोस्तों परसों शुरू हुआ है। 19 मई को हमारे 7 सुपरस्टार टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसके अंदर में। आप यकीन मानिए क्लास करेंगे आप दीवाने हो जाएंगे इनके, जिनका नाम है अभय प्रताप सर, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। बिहार स्पेसिफिक अभिमन्यु सिंह सर पढ़ाते हैं। आनंद प्रकाश चौबे सर पॉलिटी एंड इकोनॉमी पढ़ाते हैं। जबकि अजय कुमार पांडे सर बेहतरीन टीचर हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अभिमन्यु सर हिस्ट्री के महारथी में से एक इनकी गिनती होती है। एमए पीएचडी तक सर ने कर रखा है शायद, मेरी जहां तक नॉलेज है। अभिनव सोनू सर बिहार के लाल हैं और मेरे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पे एक खासा कमांड रखते हैं। साथ ही साथ एनसीआर हिस्ट्री में भी धुआं उड़ा के आपको पढ़ाएंगे। अविनाश सर आप जानते भी होंगे, अविनाश सर करंट अफेयर्स का धागा ढीला कर देंगे मेरे दोस्तों। यानी क्या, एकदम बारीकी से बारीक चीजें अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ अमर कुमार सर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, जिसको आप मानते हैं सबसे कठिन विषय, उसको आसान और अनसुलझी भाषाओं में आपको समझाएंगे। यकीन मानिए आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों क्लास को। लेकिन अभ्यास बैच आज ही शुरू हुआ है, क्रैश कोर्स है ये क्लास जो है ये क्रैश कोर्स है मेरे दोस्तों। अभ्यास बैच 10 सुपरस्टार एजुकेटर, अपने आप में महान टीम, हमारी बीपीएससी की सबसे बेहतरीन 10 एजुकेटर यही है। अगर आपको कोई बैच दिखता है तो ये मान के चलिए कि बैच में उन्हीं एजुकेटर्स का क्लास लगता है जो अपने आप में एक सफल हीरा है। तो ये सारे डायमंड्स हैं, अनअकैडमी के सितारे हैं, सारे के सारे अनअकैडमी के सितारे हैं, सारे के सारे अनअकैडमी के सितारे हैं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा ये बीपीएससी का क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स 10 टॉप स्टार एजुकेटर, ज्ञान सर मॉडर्न हिस्ट्री के जादूगर माने जाते हैं। ज्योग्राफी जितनी अच्छी है इनकी उतनी अच्छी मॉडर्न हिस्ट्री है इनकी दोस्तों। अभय प्रताप सर ज्योग्राफी के बेहतरीन फैकल्टी, और पॉलिटी जो है हमारे डीके चौधरी सर। अविनाश कुमार सर करंट अफेयर, विवेक सर साइंस एंड टेक का बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। मुकेश सर आपको टुई करवा के फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। जबकि मनीष निराला सर दिल्ली के जाने माने नायरे चेहरे हैं, जिन्होंने प्रूडेंस केडी कैंपस जैसे संस्थानों में मैथ्स रीजनिंग को जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है। अभिमन्यु सिंह बिहार के लाल, बिहार स्पेसिफिक के लिए जाने जाते हैं। और प्रशांत सर मिडेवल एंड पॉलिटी, और आनंद प्रकाश चौबे सर इकोनॉमिक्स। मतलब क्या कि अनअकैडमी की सबसे बेस्ट 10 टीमों का ये है। ये सारे स्टार्स हैं। दीज ऑल आर द स्टार्स ऑफ अनअकैडमी। These all are the stars of Unacademy, my dear friends, and these people will let you success. तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन को खरीदिए और हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लास आप कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लास कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। सुल्तानगंज की कांस्य बौद्ध मूर्ति कला किस काल में बनाई गई थी? मौर्य, कुषाण, सनु, गुप्त, शुंग होना चाहिए तो सनु लिख दिया है। शुंग आंसर भी यही है, शुंग है ये। शुंग एंड गुप्त काल। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट रहिएगा, थोड़ा फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन गलती किया है आपने। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ई ऑप्शन। याद रखिएगा ई ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, गुप्त काल मेरे दोस्तों। सुल्तानगंज के अंदर में क्या मिला है? तो कांस्य की बुर्ध मूर्ति कला मिली है। ये गुप्त काल में बनाई गई थी। इस प्रतिमा जो ये बताई जाती है 500 से लेकर 700 वर्ष के 700 बीसी के बीच में बताई जाती है। ये कहां मिली है? कहां मिली? अरे बिहार के अपने सुल्तानगंज में, भागलपुर वाला सुल्तानगंज में मिली है, जो गुप्त काल की बताई जाती है। और ये लगभग 2.3 मीटर ऊंची है और 1 मीटर चौड़ी है और 500 केजी का है मेरे दोस्तों। 500 किलो का है। 500 किलो बहुत बड़ा होता है। नीचे दिए गए कार्यों में से एक को श्वास नली में सी के आकार में उपस्थित नली द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतलब कार्टिलेज जिनको गर्दन में जो डालते हैं हम, सांस की नली में डालते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसे पहचानिए। यह सहारा प्रदान करता है, एकदम सही है। O2 को अवशेषण में मदद करता है। पोल लगा दीजिए 1 2 3। थोड़ा फास्ट लगाइएगा मेरे दोस्तों। श्वास नली, विंड पाइप जिसको कहते हैं, एक वैसी नली जो छाती के निचले हिस्से में होती है और हृदय के, दिल जो धड़कता है ऐसे, उसके ऊपर होती है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये O2 के अवशेषण में मदद करता है। ऑक्सीजन में इसमें एक उपास्थि होती है जो खुली रहती है, ऐसी संरचना होती है, और छोटा सा घोड़े के नाल की तरह होता है, घोड़े की नाल की तरह ऐसा।
ठीक है, ई ऑप्शन आ जाएगा। हाल के समाचार में उल्लेखित प्रदर्शित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? ये भारत के अंदर में है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट रहिएगा मेरे दोस्तों, थोड़ा फास्ट। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु मेरे दोस्तों, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो पार्क है, अभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स दोनों की बात कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक्स की बात कर रहा है। इन दोनों का टेक्नोलॉजी जो है ये कहां आ रहा है? बेंगलुरु के अंदर में स्थापित हो रहा है ये पार्क, याद रखिएगा। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम करने वाला है। उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। वंदे मातरम। वंदे मातरम आप भी जानते होंगे किसको कहते हैं? सुजलाम सुफलाम मलया सदिस्लाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। पोल लगाइए। थोड़ा फास्ट रहिए दोस्तों, थोड़ा स्पीड स्लो चल रहा है आपका। टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ होना चाहिए मेरे दोस्तों, आनंद मठ है ये उत्तर। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ, ये कौन लिखा? ये कौन लिखा? ये एक बंगाली कथा उपन्यास है मेरे दोस्तों। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। कब लिखा? 1875 में लिखा। डेट क्या था? 7 नवंबर 1875 को लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई? 1882 में ये पब्लिश हुई मेरे दोस्तों। सर थोड़ा डिटेल्स, ठीक है। 1882 में मतलब हुई। अच्छा, वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम या वंदे मातरम का मतलब होता है मां मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, मां मैं तुमसे स्तुति करता हूं, तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इसे अपनाया कब गया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को मेरे दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को जन मन गण के बराबर का दर्जा इसको दे दिया गया। और एक और सवाल पूछता है, इसको पहले कब गाया गया? तो 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है? आयरन पूछ रहा है। क्लोरोफिल, क्लोरोजेन, किराटिन, माइगोग्लोबिन। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट लगाइएगा, थोड़ा फास्ट। टाइम हो गया। आप करेक्ट आंसर हो गया माइग्लोबिन। मेरे दोस्तों आपको पता है कि आयरन की बात कर रहा है FeB, इसके अंदर में क्या होता है ये बताइए? किस चीज से दिखते हैं आप? MB के अंदर में आयरन होता है Fe और ऑक्सीजन होता है O2। आयरन और ऑक्सीजन ये एक बाध्यकारी प्रोटीन के रूप में काम करता है जो लगभग सभी स्तनधारी कोशिकाओं के अंदर में, जितने भी स्तनधारी हैं उन स्तनधारी में ये पाया जाता है। उत्तक है, याद रखिएगा। मांसपेशी जो है उत्तक में पाया जाता है। क्लोरोफिल आप जानते ही हैं, पौधे से संबंधित है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को आज तक नहीं संभाला? अच्छा, कोलेजन कहां होता है? कोलेजन मानव शरीर में होता है और कोलेजन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी, मांसपेशियां, त्वचा, टेंडन्स में ये पाया जाता है। एक प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से बना होता है, कोलेजन। किराटिन तो जानते ही हैं, बाल में किराटिन, बाल में, त्वचा में, नाखून में, इस सब में किराटिन होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भैरव सिंह शेखावत। कौन नहीं बना है? पोल लगाइए 1 2 3। बहुत लोग लेट जुड़ रहे हैं, इतना लेट क्यों आ रहे हैं भाई? लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? करेक्ट हो गया, आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला। याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसमर्थन के बाद राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे मेरे दोस्तों। राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति। और 12 साल तक राष्ट्रपति रखे थे, याद रखिएगा। 12 साल तक राष्ट्रपति थे, 12 साल तक लंबी सेवा दी है इन्होंने। 1962 में, याद रखिएगा, इन्होंने राष्ट्रपति के पद से छोड़ा और बाद में पटना वापस आए और पटना में जिए। बिहार में पैदा हुए, बिहार के सिवान के जीरादेई में पैदा हुए और इन्हीं की कॉपी पर लिखा एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। दिसंबर 1946 में इन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इन्हें 1962 के अंदर में भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। पटना में इनकी मृत्यु हुई। पटना के अंदर में सदाकत आश्रम है, सदाकत आश्रम, उसी में इनकी मृत्यु हुई 1963 के अंदर। जाकिर हुसैन रहे हैं 1967 से 69, 62 से 67, राधाकृष्णन भी रहे और भैरव सिंह शेखावत भी रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। एक बार फिर से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति और उनके नियुक्त कोई भी व्यक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सीनियर मोस्ट जज।
थोड़ा फोन लगाइए, तेजी में भैया पास कीजिए। देखिए, जब भी शपथ की बात होती है तो आपको भी पता है कि जब जब हम शपथ की बात करते हैं तो संविधान का कौन सा भाग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी जब नियुक्ति होती है, न्यायाधीश के रूप में जब नियुक्त व्यक्ति होता है, उसको अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति का उसके सामने शपथ और प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, याद रखिएगा। और उनकी शपथ में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने वचन भी लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वो वचन क्या होता है आपको भी पता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, मैं विधिवत विश्वास पूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान और निर्णय से कार्यालय के कर्तव्य को बिना किसी डर का, बिना किसी का पक्ष लिए हुए स्नेह और बीमार इच्छा व्यक्ति को निभाते रहूंगा और संविधान और कानून को मानता रहूंगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? क्या कारण था असहयोग आंदोलन प्राप्त होने का? बंगाल विभाजन, मॉडले मिंटो, जालियांवाला, सुप्त विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर आप इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री, इंग्लिश नहीं आता है पायल जी, अंग्रेजी वो सब हमको न बुझाता। अंग्रेजी क्या होता है पायल जी? अंग्रेजी भाषा, हम लोग हिंदी हैं, हम वतन है हिंदी सीता हमारा। Actually, this question, the answer of this question is option number C, my dear students, and the answer is Jallianwala Bagh massacre. As you all are aware that Mahatma Gandhi has only started this, and the Jallianwala Bagh incident took place, and the whole Punjab was affected for this. And that similarly, at the same time, Montagu Chelmsford, और उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 के अंदर में, 1919 में। और असहयोग की शुरुआत हैप्पी बर्थडे के दिन टीचर्स के 5 सितंबर 1920 को हुआ था। 5 सितंबर 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। कलकत्ता सत्र में ये पहले पेश हुआ, पेश होने के बाद इसको पारित कर दिया गया। बोला स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बारहसिंघा पाए जाते हैं? अगर ये गलत हो जाए तो एक कटोरी में पानी लेंगे, ऐसे बोलेंगे ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम SSR नमः। मतलब अगर ये गलत हो जाता है तो आपको SSR 10 का रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा और प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। तो हमारे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। 12 महीने के कोर्स में 2 महीने का एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है। 1 साल की जो फीस है वो है 7,920 रुपए। इसमें 14 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। टुंड्रा मेरे दोस्तों, टुंड्रा के अंदर में जिसको क्या कहते हैं, टायरनस कहते हैं, हिरन की एक प्रजाति मानी जाती है। बारहसिंघा किसकी प्रजाति है? ये एक हिरन की प्रजाति है, हिरन की प्रजाति। एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हिरन की एक प्रजाति है जो बारहसिंघा टुंड्रा इलाके में पाई जाती है, आर्कटिक एरिया में, सब आर्कटिक एरिया में, टुंड्रा में, बोरियल्स में, यूरोप के अंदर में, साइबेरिया में, ठंडा जगह, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका चले जाइए उसके पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पाई जाती है। अच्छा, आप टुंड्रा पूछ रहे थे, आप टुंड्रा क्या होता है? सुन लो मेरे भाई, जो हमारा ध्रुव है ना, उस ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु होती है और जो वनस्पति, वैसे वनस्पति जो मुख्य रूप से आर्कटिक चक्र के उत्तर में पाए जाते हैं, उसे टुंड्रा क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। सर आपकी हिस्ट्री की कंटेंट अच्छी होती है, प्लीज इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैच स्टार्ट कीजिए। पायल, हमारे टीम में इंग्लिश मीडियम के लिए सुपरस्टार एजुकेटर हैं जो हिस्ट्री बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आनंद प्रकाश चौबे सर हैं, आलोक सर हैं, उसके अलावा और भी हमारे पास 1-2 एजुकेटर हैं जो बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप क्लासेस करके देखिए बाबू उनका। पहले निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। बिक्री, उत्पाद, संपत्ति, सीमा। पोल लगाइए थोड़ा फटाफट, पोल लगाइए थोड़ा फटाफट मेरे दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। टाइम अप हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति शुल्क। याद रखिएगा, जिसको स्टेट ड्यूटी कहते हैं, आपकी संपत्ति के ऊपर लगने वाला कर प्रत्यक्ष कर होता है। भारत के अंदर में 2 तरह का टैक्सेशन सिस्टम है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में 17 टैक्सों को सब्ज्यूम करके जीएसटी बना दिया गया है, जबकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आपको हमारे पर्सनल इनकम पे इनकम टैक्स और कंपनी के इनकम पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। निम्नलिखित शासकों में से किसने किला आई कुहाना के पास पानी की टंकी में जला सके? किले कुहना कहते हैं, कुहाना नहीं, कुहना। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। पोल लगाइए। कुमारी नेहा आ गई हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा, नैना आ गई हैं। नैना, बहुत स्वागत है आपका क्लास में।
टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी, इल्तुतमिश। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं इल्तुतमिश, मैं इल्तुतमिश इसलिए कह रहा हूं कि इल्तुतमिश के द्वारा ही किलाए कुहना के पास पानी के भंडारण के लिए एक पानी के टंकी का निर्माण करा दिया गया था। और ये जो किलाए कुहना है ये क्या है? किलाए कुहना मस्जिद है, मस्जिद। इस मस्जिद है, यही दिल्ली के अंदर में स्थित है। दिल्ली में जो पुरानी किला है वहीं पे ये स्थित है, जो हुमायूं और शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। जो मक्का की दिशा में हुमायूं और शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, उसी आईने कुला की मस्जिद की दीवार पे ये बनाया गया। ये इल्तुतमिश था कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता था मेरे दोस्तों। कौन हुआ करता था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? जिसने कुतुब मीनार का निर्माण तो शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा किसने किया? एग्जाम में पूछता है तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श भी कहा जाता था मेरे दोस्तों। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक आप जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, इन सब का निर्माण कराया था। थायराइड से निकला हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथाइक्लिन एंड प्रोलैक्टिन। कौन लगाइए? 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। देखिए थायराइड जो होता है, उस थायराइड से निकला हुआ हार्मोन क्या कहलाता है? थायरॉक्सिन कहता है। देखिए जो थायराइड होता है हमारा, वो थायराइड ग्रंथि एक तरह का हार्मोन का ग्रंथि है, जो मानव शरीर के अंदर में डेवलपमेंट करता है और डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है। थायरोन जो है हमारा, जो थायरॉइन ग्लैंड है, ये थायराइड ग्रंथि जो है ये 3 हार्मोन का उत्पादन करती है। एक हार्मोन होता है T3, एक होता है T4, आप जानते भी होंगे। T3 और T4 को आयोडीन से संबंधित मानते हैं और इसको मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, आप जानते भी होंगे इसको। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधे द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है? एब्जॉर्ब कौन सा गैस करता है? आपको भी पता है कि पौधा जो होता है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या पूछ रहा है? चलिए पोल लगाइए। 1 2 3। सर मेरा नाम कभी नहीं लेते, श्वेता झा, बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं, श्वेता झा अमर रहे नहीं। श्वेता झा आपका बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। टाइम अप। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पौधा जो होता है पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन निकालता है। इसमें इसकी मदद कौन करता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के द्वारा जो सूर्य की जो लाइट होता है, सनलाइट, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसकी मदद से इन्हें ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देता है, आप जानते हैं। और इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु, डक्टाइल मेटल, सबसे जिसकी डक्टिबिलिटी ज्यादा होती है? सोना, मतलब मार हथौड़ा उसको लंबड़ा दीजिए, लमड़ जाएगा एकदम, टूटबे नहीं करेगा। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना। सर मैंने आज ही प्लस लिया है SSR 10 का यूज करके। भारती, दिल के गहराइयों से भारती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 किलोमीटर की गहराइयों से। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोना। याद रखिएगा, सबसे डक्टाइल जो होता है सोना होता है, हार्ड होता है, हार्डनेस। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर 79 होता है, याद रखिएगा 79। सोना को लिखते कैसे हैं? AU से लिखते हैं। किस चीज से लिखते हैं जी? AU से लिखते हैं। किस समूह का एलिमेंट है? किस ग्रुप का? 11 का। अच्छा, इसको सोना को विघटित कैसे किया जाता है? किस चीज से? कौन से में? एक्वा रेजिया, आपने नाम भी सुना होगा, एक्वा रेजिया। ठीक है। अच्छा, दुनिया में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन? तो चीन है मेरे दोस्तों, चीन। सूक्ष्म जीव मृत पौधे पर उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी बारे में बात कर रहा है ये। मशरूम, रेत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। पोल लगा दीजिए 1 2 3। जी बिल्कुल, जी के यादव जी, बिल्कुल। आओ, आओ, क्या हो गया है बाबा? करेक्ट आंसर हो जाएगा धरन, ह्यूमस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, देखिए सूक्ष्म जीव होता है, कहां होता है? मृत पौधे पर होते हैं। और मृत पौधा क्या करता है? जो मरा हुआ डेड पौधा है वो ह्यूमस ही तो जनरेट करता है।
और ह्यूमस, आपको पता है ह्यूमस के अंदर बहुत सारे मैग्नीशियम होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं, इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं। ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए जो पौधा मृत पौधा होता है उसको जिंदगी पर जीवन पर गिरा दिया जाता है, जमीन पर गिरा दिया जाता है। चंगपा जनजाति 3-4 दिन पहले ही पढ़े थे चंगपा। जब हम, आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे नीचे में नॉर्थ ईस्ट में हमने बहुत सारे जनजाति पढ़े थे, लद्दाख, मणिपुर, आसाम, सिक्किम में। दोस्तों पोल लगाइए 1 2 3, आपको क्या इल्ता है? इल्ता है जी, बिल्कुल, मिट्टी के सारे इंप्रूव्स को खत्म कर देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चंगपा जो है, चंगपा कहाँ है? लद्दाख में है मेरे दोस्तों। चंगपा जनजाति घुमंतु समझते हैं ना, घुमंतु जनजाति समझते हैं ना, घुमंतु जनजाति वो है चंपा, जो लद्दाख के इलाके में ठंडे रेगिस्तान में और साथ साथ ऊंचे पठारों पर भी पाई जाती है। और बेसिकली ये जनजातियां जो है मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में काम करती हैं, गर्मी के मौसम में। और संसाधन चूंकि इनके पास कम है, टेंशन नहीं लेता है। ये जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में, लद्दाख के इलाके में पाई जाती है चंगपा। और अभी भी ये खाना बदोश ही है, ये टहलते रहती हैं, ये खाना बदोश ही है, याद रखिए, दीज ऑल आर खाना बदोश। अच्छा, भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं? उसी दिन बताए थे रे भाई, उसी दिन बताए थे 645 है। पैलियोलिथिक यानी पुराने पाषाण युग लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या करते थे? आपको भी बताया कि पूरा पाषाण का पैलियोलिथिक एज में जब आदमी खेती बाड़ी करता था, बकरी गाय भैंस पता नहीं क्या क्या, शिकार, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना। पोल लगाइए 1 2 3। सर इतना आप तैयारी, इतना कंटेंट कहां से आता है आपके पास? हर्ष जी, बैठ के तैयार किया जाता है। शिकार करना, याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में शिकारी हुआ करता था मनुष्य। पैलियोलिथिक में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और इकट्ठा करके छोटे छोटे समाज में बट बट के रहते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना, जंगली जानवर को काटना, पौधे से संतान जुटाना, ये सब। देखिए यहां पे ना ई ऑप्शन भी हो सकता था, सुन लीजिए, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी कहती है शिकार, मछली नहीं कहती है, इसीलिए हम खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, याद रखिए। पत्थर के औजार भी हमारे पास हुआ करते थे इस टाइम पीरियड में। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या मैं ई ही लगाई, क्यों ई लगाई? देखिए पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड होता है वो 2.5 मिलियन बीसी से लेकर के 8000 बीसी तक है। पैलियोलिथिक को 3 भाग में बांटा जाता है, आप भी जानते हैं। लोअर पैलियोलिथिक जो 50,000 ईसा पूर्व से, 50,000 से 40,000 में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और लास्ट में आपको पता है नवपाषाण। 3 भागों में खाना बदोश हुआ करते थे, गुफाओं में रहते थे। भीमबेटका वगैरह उसी समय का ना है। चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड आरसीईपी का सदस्य। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, भारत। मेरे दोस्तों भारत इसलिए क्योंकि भारत आरसीईपी का सदस्य नहीं है। आरसीईपी में कितने देश हैं? आरसीईपी में 15 हैं, 15। एशिया प्रशांत महासागर के 15 मेंबर्स हैं इसके अंदर में समझौता के। आप कहेंगे 15 कौन? तो 10 है आसियान वाला। अरे मच्छर जान ले लेंगे, हमारा जान लेगा। आसियान का 10 नहीं पढ़े हैं, रीजनल वाला आरसीईपी नहीं पढ़े हैं। क्या आदमी है जी आप लोग, आरसीईपी पढ़वे नहीं किए हैं। हम नहीं पढ़ाए हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पढ़ाए हैं कि नहीं? क्लास में पढ़ाए हैं, प्लस में पढ़ाए हैं, प्लस में इकोनॉमिक्स के बैच में। तो इसमें आसियान के 10 लोग हैं और 5 जो है सपोर्ट में है। इसमें चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 अलग से हैं और ये 10 आसियान वाले मिलके 15 हैं। विश्वव्यापी निवेश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या कहा जाता है? जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड, सार्वजनिक निधि, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है पहले भी हो चुका है।
कि विश्वव्यापी निवेश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते भी हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। अब से ना आपका संडे को सुबह में हम सोच रहे हैं बंद करने के लिए क्लास। एक दिन हमको सुबह में यार सोने के लिए टाइम चाहिए भाई। सुबह में स्पेशल क्लास सोचे हैं, संडे को बंद करेंगे, मन भर सुतेंगे, नहीं सुतेंगे तो मेंटल हो जाएंगे, हम पगला जाएंगे, ठीक है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और दोपहर में 2 बजे एक जो है ना 150 क्वेश्चन का टेस्ट ले आएंगे, 150 क्वेश्चन का फुल सेट। दोपहर में 2 बजे 150 क्वेश्चन यूट्यूब पर लाएंगे, इसको यूट्यूब पर। क्योंकि आप लोग को जब हम कहते हैं ना कि अनअकैडमी का लिंक शेयर कीजिए, तो आप लोग कहते हैं सर वो ऐप इंस्टॉल नहीं है। यूट्यूब तो क्या आप किसी को शेयर कर सकते हैं? तो यूट्यूब पर इस बार आएगा क्लास संडे को 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूरा सेट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीक में एक दिन यूट्यूब पे होगा, मानिए या मत मानिए, हल्ला हंगामा मत कीजिए। नई नवी दुल्हन नहीं है कि आए हैं तो झाड़ू नहीं देंगे, अपना घर में गोबर लिप रहे हैं, यहां आए तो झाड़ू नहीं देंगे, बोका कहीं का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद रखिएगा, एमएसपी को कहते हैं। एमएसपी आप जानते ही हैं, एमएसपी का इसको मौसम की जो फसलें होती हैं उसी से हुई है शुरुआत। एमएसपी में कितनी फसल है? कितना फसल है? 22। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में यह प्रसिद्ध घोषणा की थी? अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरा बच्चा है। कलिंग रॉक, लुम्बिनी, स्तंभ प्रजाप, क्लियर एडिक्ट 7, माइनर एडिक्ट। पॉलिटी होगा स्मिता जी, क्यों नहीं होगा? पॉलिटी हमारे यहाँ आप तो प्लस में है, फिर क्या दिक्कत है? पॉलिटी आप प्लस में जाइए, आलोक सर का क्लास कीजिए, डीके चौधरी सर का क्लास कीजिए, ज्ञान प्रकाश सर का कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास कीजिए, अभिमन्यु सर का कीजिए, कितने सारे, प्रशांत सर का कीजिए, मुकेश सर का कीजिए। पृथक कलिंग, याद रखिएगा, कलिंग रॉक एडिक्ट में पाया गया था ये, और उसी पे अशोक ने घोषणा की थी कि सभी लोग मेरे बेटे हैं। एक व्यक्ति को अपने आप को उसने प्रोजेक्ट किया था, कलिंग। किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरू की है? मोक्ष कलश योजना 2020 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश। देखिए आजकल हम जहां नाम पढ़ते हैं ना मोक्ष का, तो मोक्ष का नाम पढ़ते ही बहुत कुछ जहन में आ जाता है कि आदमी, कोरोना इतना लोगों को जान ले रहा है। टाइम अप। राजस्थान। मोक्ष कलश योजना किस राज्य की है? राजस्थान की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत साहब। उसी अशोक गहलोत ने जो सड़क परिवहन है, उस सड़क परिवहन निगम की ये योजना है, उसी योजना पर उन्होंने मुहर लगाया है और उन्होंने बताया है कि हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों का अगर आप अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं तो हम जो है आपको मुफ्त बस का टिकट देंगे। उस बस में आप लोग 2 आदमी परिवार के जाइए कलश लेके, और जाकर पावन दायिनी, पाप हरनी, महामोक्ष दायिनी गंगा में जाकर उनके अस्थि कलश को आप विसर्जित कर दीजिए। बस का भाड़ा आपको सरकार देगी, राजस्थान सरकार। निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? गेटवे टू द पैसिफिक, स्वेज, पनामा, बोरिंग, अलास्का। हाँ, एक्सीडेंट होने पे। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? राजू ओझा जी पूछ रहे हैं। हम थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ाते हैं। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, पनामा नहर। पनामा क्यों कहते हैं पनामा को? आपको पता है पनामा नहर को क्या कहते हैं? गेटवे टू द पैसिफिक कैसे? क्यों? आपको भी पता है कि पनामा जो है अटलांटिक और पैसिफिक, अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में क्या करती है? एक शॉर्टकट रास्ता है। याद है केप हॉर्न, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में जो स्थित है, वो पूरा इतना घूम के नहीं आने के बजाय क्या है, ऐसे घूम के नहीं जाना है, सीधा जाना है, क्रॉस कर जाइए। स्वेज कैनाल को तो आप जानते ही होंगे, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बेरिंग सागर
बेरिंग सागर का नाम सुना है आपने? उत्तरी प्रशांत महासागर का एक छोटा सा सीमांत सागर है। दक्षिणी अमेरिका और यूरेशिया, उन दोनों के बीच में ये क्या बनाता है? जल मरुमध्य बनाता है। अलास्का की खाड़ी जानते ही होंगे। जो ये है, क्या बोलते हैं, राजगीर बिहार के किस मैदान में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ध्यान से लगाइएगा, राजगीर बहुत लोग गलती करते हैं। मैप में देख लीजिएगा, ये बिहार का मैप है और इस मैप में ये गंगा बह रही है और राजगीर आपका यहां पे है, दक्षिणी मैदान। मेरे दोस्तों याद रखेंगे कि बिहार का मैदान, जो आपको पता है बिहार में मैदान उत्तर में पर्वत से और दक्षिण में पठार में है। बिहार के उत्तर में पर्वतमाला है तो दक्षिण में पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। और फिर जाकर ये दक्षिण में दो भाग में बढ़ जाती है। एक समोच्च रेखा जो है 150 मीटर की समोच्च रेखा है, उसी समोच्च रेखा से पूरा इलाका घिरा हुआ है दक्षिण का। और बाद में ये मैदान बढ़ती है, एक उत्तरी मैदान कहलाता है तो दूसरा दक्षिणी मैदान कहलाता है मेरे दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार, यानी सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानदी, वो सब नदियां जो है उत्तरी में बहती हैं। जबकि दक्षिण के अंदर में राजगीर, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर, खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में से कौन, सर आप माइक चेंज कर दिए क्या? माइक से आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आवाज ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य है? फर्स्ट के बारे में पूछ रहा है। सालीमली, गोगीबिल, बिहार, बिहटा, पटना, नकटी, जमुई। मेरे दोस्तों पोल लगाएंगे 1 2 3। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा गोगाबिल। देखिए गोगाबिल की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो गोगाबिल बिहार के कटिहार जिले में आता है और ये एक चापाकर झील माना जाता है। और बिहार नहीं, बिहार सरकार ने इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। सामुदायिक रिजर्व से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं सामुदायिक रिजर्व से? मतलब एक विशेष संरक्षित क्षेत्र जहां पर स्थानीय व्यक्तियों का और समुदाय के प्रयासों से वो इलाका संरक्षित किया जाता है। और गोगाबिल बिहार के अंदर में 15वां संरक्षित क्षेत्र है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है? आप भी जानते हैं, लोग गया जी में पिंडदान करने जाते हैं, वहीं पर पशु मेला लगता है ना। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सोनपुर, गया। अरे अभी भी वही माइक है, देखो यही माइक है, ये रहा, आरजे वाला ही माइक है। इसको थोड़ा नीचे करके रखते हैं और कोई बात नहीं। टाइम अप। करेक्ट आंसर है सोनपुर। सोनपुर आप जानते हैं दुनिया के अंदर में पशुओं के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पे शेर से लेकर बिल्ली, बाघ, बलाई, पक्षी, कुत्ता, सियार सब मिलता है। और एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, सोनपुर में। और ये कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये आयोजित किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हाथी खरीदना है, चल जाके खरीद लीजिए। ऊंट खरीदना है, शेर खरीदना है, बिल्ली खरीदना है, कुत्ता खरीदना है, जादू का खेल देखना है, थिएटर देखना है, जो करना है सब कर लीजिए। वर्ल्ड का नहीं मेरे भाई, एशिया का, एशिया का। एक नाभिक की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। टाइम अप। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आई एम सेइंग दिस बिकॉज परमाणु संख्या क्या होती है? एक नाभिक के अंदर में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके बराबर होती है। और आपको पता होगा कि उसको किस चीज से दिखाया जाता है? तो जेड से दिखाया जाता है।
निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस क्षोभ मंडल में मौजूद होती है? क्षोभ मंडल में, जो मुख्य रूप से पृथ्वी पर जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाइए मेरे भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्षोभ मंडल में मौजूद होती है मेरे दोस्तों, और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसका बहुत बड़ा आवश्यक योगदान है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन साइकिल का हिस्सा है, कार्बन चक्र का ये हिस्सा है। अगर ये गायब हुआ तो धरती पर तापमान को मैनेज करने में, मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस आपको पता है एक संरचना है जो पारदर्शी है, इस बात को समझिएगा, आप जानते भी हैं। डी देख लिए, लेकिन यही उत्तर होगा। लॉर्ड डफरिन। ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है? वाटर वेपर, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सब आता है। लॉर्ड डफरिन के वॉयसरॉय के समय एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। लॉर्ड डफरिन पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जनगणना की शुरुआत। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्यों स्थापना? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना उसी समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन वायसराय थे उस समय। कब हुआ था? तो 1885 में। पहले कहां हुआ? तो मुंबई के अंदर में। कौन था? तो भैया वोमेश चंद्र चटर्जी हुआ करते थे, WC बैनर्जी हुआ करते थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब तक? तो 1884 से लेकर 1888 तक, है ना, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस में आयनिक निर्देशांक और सह संयोजक बॉन्ड होते हैं? बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। NaCN, NaCl, NaOC, NaOH। NaCl कैसे होगा बताइए? NaCl कैसे होगा? NaCN होगा। देखिए, Na पॉजिटिव होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, C क्या होगा? निगेटिव होगा। तो NaCN में एक आयनिक हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तीनों तो हो गया ना, तो बचा क्या? निम्नलिखित में से शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा होता है शुद्ध जल का। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, 7। मैं ये क्या कह रहा हूं? क्योंकि पीएच जो है क्या दिखाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन दिखाता है मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन की शक्ति दिखाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन दिखाता है पीएच। इसका पैरामीटर क्या होता है? 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 14 तक। 7 मीडियम होता है। ब्लड का कितना होता है? मानव के खून का। इधर अम्ल होता है, इधर क्षारीय होता है ना जी? सही लिखे है ना? इधर अम्ल होता है, इधर क्षारीय होता है। 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो गया, 7 से कम हो गया तो अम्ल हो गया। क्या चाहिए? इतना आसान है, बताइए, इतना आसान। निम्न में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919, गलत बात। 1892, गलत बात। भारत सरकार अधिनियम 1935। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, बी।
ठीक है। 1800 बबली जी प्लस कोर्स खरीदे खातिर हमर कोड SS10 इस्तेमाल कर लिया लोग। बबली जी अपने नहीं के करत रहू हैं, अब दूसरा के बताओ, दूसरा के कहत रहू हैं। बुर्बक ना समझो रोशन कुमार की पोल नहीं आया, पोल तो तुम्हारा आ गया, गलत हो गया। 1892 का अधिनियम याद रखिएगा, 92 का 1892। उस अधिनियम में क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अलग अलग संख्या की वृद्धि कर दी गई, लेकिन उसमें आधिकारिक बहुमत जो है बोला बना के रखिए। और उसी में चर्चा हुआ कि परिषद के अंदर में सीटों में वृद्धि की जाए और विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी जाए और कार्यपालिका के प्रश्नों का संबोधन करने की शक्ति दी जाए। मेरा पीटी हो गया है सर इस बार, तो मेंस का बैच कराएंगे हम लोग, मेंस का भी तो क्लास होता है ना, कब आइएगा बताइए। पीटी हो गया तो बहुत शुभकामनाएं, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लेकिन वो पीटी वही क्लास 10th की डिग्री है जो आपकी मम्मी कहती थी बेटा 10th पास कर जाओ उसके बाद घुमाने ले चलेंगे, फिर 10th के बाद आप 12th पास कीजिएगा, ये मेंस है। मेंस जैसे ही पास कीजिएगा मम्मी कहेंगी बेटा फिर घुमाने ले जाएंगे, फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आइएगा तब इंटरव्यू में अपीयर हो जाइएगा, फिर मम्मी कहेगी घुमाने ले जाएंगे, फिर कहेगी अब तो नौकरी हो गया अब नौकरी करो, नौकरी हो जाएगा आपका शादी हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगा तब कहेगा फिर शादी के बाद पत्नी के साथ घूमने जाएंगे, फिर आपका ऑफिस वाला कहेगा सर छुट्टी नहीं है, फिर आप अपनी पत्नी को कहिएगा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जाएंगे, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो बच्चे अब नौकरी कर रहे हैं अब ले जाएंगे घुमाने, बच्चों की अब शादी हो गई है घर पे जिम्मेदारी बढ़ गई अब तब ले जाएंगे घुमाने, तो ये हो नहीं पाएगा, याद रखिएगा। सितारों की टिमटिमाहट डैश के कारण होता है, क्यों टिमटिमाते हैं सितारे? हवा में सितारों और तूफानों की बड़ी दूरी, पृथ्वी पर घूमना, सितारों का बड़ा आकार, तारों की बड़ी दूरी। पोल लगाइए 1 2 3। अच्छा हमको ना YouTube पे एक क्लास शुरू करना है, आप ही बताइए हम कौन सा क्लास शुरू करें जिसमें भारी जनमानस का समर्थन मिलेगा, एकदम रैली टाइप रैला रैली होगा, क्या पढ़ाएं? डी ऑप्शन, तारों की बड़ी दूरी और हवा में घनत्व में उतार चढ़ाव, यही कारण है कि तारे हमारे टिमटिमाते हैं मेरे दोस्त, यही रीजन है इस बात का। और क्यों होता है ये? क्योंकि वायुमंडलीय अपरिवर्तन की जो लॉजिक है वो वहां आके फिट हो जाता है। स्टारलाइट, किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? पूरी दुनिया जानती है, जल में, तांबा में, इस्पात में, एल्यूमिनियम में। हिस्ट्री सर रिक्वेस्ट है, अरे भैया हिस्ट्री तो पढ़ने के लिए प्लस में आना पड़ेगा भाई, पैसा नहीं दोगे तो हमारा बाल बच्चा कैसे जिएगा? एडमिशन लोगे तभी ना पढ़ोगे, बताओ। हाँ एडमिशन लेंगे पढ़ेंगे अच्छे से। एल्यूमिनियम आप कह रहे हैं गलत है सर, आप यही कहना चाहते हैं कि एल्यूमिनियम गलत है? देखिए किसी भी मीडियम में ध्वनि की गति किस बात पर डिपेंड करती है कि वो मीडियम कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस मीडियम का टेम्परेचर कैसा है, उस मीडियम का टेम्परेचर कैसा है। आपको भी बताया कि तरल पदार्थ के, अच्छा इस्पात भी है ना इसमें, सुनिएगा मेरा बात कि अपने हल्ला कीजिएगा, ये बताइए मेरा सुनिएगा, मेरा कि नहीं सुनिएगा? कसम खा लिया खुदा की कि हम नहीं सुनेंगे। सुनिए मेरा, एल्यूमिनियम के अंदर में 6420, इस्पात 5941, तांबा 3560, सुन लिया, अब समझ में आ गया, जल 1428। अब बोलिए ये क्या है? ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में और ये मीडियम है। अब हो गया, कृपया शांति बनाए रखिए क्लास में, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है? क्लियर एकदम टनाटन, हल्ला नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, लंदन में कोई भी बुक में नहीं ना सर, बुक से क्या मतलब है, क्लास में बताया जा रहा है ना। हम इसीलिए कहते हैं कि अनअकैडमी के पास जो सितारे हैं ना, वो सारे सितारे अनअकैडमी के पास हैं मार्केट के, याद रखिए। इसीलिए प्लस कोर्सेज लीजिए और हमारे जितने डायमंड हैं, जितने सितारे हैं, आप सबसे पढ़िए। ये हमारे सितारे हैं, असल स्टार्स हैं अनअकैडमी के ये ऑल, क्योंकि स्टार्स लोगों के पास बैचेस आप देख रहे हैं,
सारे एजुकेटर के बैचेस हैं इसमें, सारे हमारे डायमंड्स हैं कैटेगरी के, ऑल आर स्टार ऑफ माय कैटेगरी, है ना। आप हैं रियल स्टार। नहीं नहीं नहीं, मेरे बैचेस नहीं हैं अभी, आएंगे। आइए। चलिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, एनी बेसबो। चलिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। याद रखिएगा इन्होंने कहां स्थापना की थी, तो लंदन में की थी मेरे दोस्तों, लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक वकील माने जाते थे, एक पत्रकार माने जाते थे, संस्कृत के विद्वान माने जाते थे। कब स्थापना की थी, तो 1905 में, 1905 में स्थापना की थी, याद रखिएगा। लंदन में कहां पे, तो इंडिया हाउस का आपने नाम सुना होगा, इंडिया हाउस, है ना। देखिए, मैं शून्य हो जाता हूं जब आप मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर 5 महीने हो गए 2021 में, अभी तक आपका बैच काहे नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, बात कर रहा हूं अनअकैडमी की टीम से, लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारे पास जो भी लोग बैच ले रहे हैं, जो भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं प्लस में, वो सारे लोग एक पर एक टीचर हैं, इस बात का भरोसा रखिए। मैं आपको यकीन मनवाता हूं कि ऑल आर सुपरस्टार फैकल्टीज, हैव फेथ इन देम। क्लास कीजिए, निश्चित आप सफल होंगे, ये मेरे मानना है। बंगाल विभाजन का परिणाम निम्न में से कौन सा आंदोलन था? बंगाल विभाजन, कौन नहीं जानता कि बंगाल में क्यों विभाजन हुआ? स्वदेशी, रॉलेट, चंपारण, असहयोग। स्वदेशी आंदोलन। सर पीटी स्पेशलिस्ट हैं? हाँ भाई, मैं पीटी स्पेशल ही हूँ, मैं पीटी ही पढ़ाता हूँ, मुझे मेंस नहीं आता पढ़ाने। मैं एक पीटी लेवल का टीचर हूँ, आई एम अ प्रीलिम्स लेवल टीचर। स्वदेशी आंदोलन, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, आलोचना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई आई लव माई क्रिटिसिज्म। खैर, स्वदेशी आंदोलन की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो बंगाल विभाजन का ही परिणाम हुआ करता था, स्वदेशी। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन दोनों एक में मिल गए, और तब जाकर रिलायंस हो, आत्मनिर्णय हो, स्वयं सहायता समूह सब आए। और तिलक ने इसे क्या कहा था, आपको याद होगा, वंदे मातरम इसका थीम बन गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से क्या पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है? क्या है ये, बताइएगा मुझे। जैव आरक्षित हित वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। इको आप मेरी पुरानी बैच कर लीजिए भाई, इकोनॉमिक्स की मेरी पुरानी बैच है, आप कर लीजिए। टाइम अप हो जाएगा मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। आपको भी पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, जो हमारे मानव जीवन के साथ जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण मतलब रणनीति के तौर पे माना जाता है जैव आरक्षित क्षेत्र को। ये ऐसा आरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें एक प्राकृतिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान हो, पशु अभ्यारण्य हो, उन सब की तुलना में एक प्राकृतिक इतिहास बड़ा सा क्षेत्र में उनके रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। बिहार में पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार, अब अतिरिक्त क्या, आप तो मेने हैं, अतिरिक्त गलत शब्द है। डीजीपी का प्रभार किसे दिया गया है?
एसके सिंघल, एसके सिंघल बिहार के डीजीपी बने हैं, याद रखिएगा पूरा नाम संजीव कुमार सिंघल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब शहाबुद्दीन साहब अभी अभी इंतकाल हुआ उनका, शहाबुद्दीन जब थे तो उस समय ये वहां सिवान के एसपी हुआ करते थे, एसके सिंघल अभी डीजीपी हैं, याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर 1965 में पहले राज्यपाल कौन बने थे? भगवान सहाय, केवी कृष्ण समाय, गुलाम मोहम्मद सादिक, कर्ण सिंह। डी ऑप्शन कर्ण सिंह। कोई बात नहीं राजीव जी, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं भाई, मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करता हूं। मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स का टीचर हूं, हो गया। आप खुश रहिए मेरे भाई, आप आबाद रहिए। मैं इसलिए कहा हूं क्योंकि आप क्लास नहीं ले रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रीलिम्स नहीं, हम कुछ लोग कहते हैं कि हम एमसीक्यू वाले टीचर हैं, हम एमसीक्यू वाले हैं टीचर हैं। भाई गलती हो गई, क्षमा कीजिए मुझे, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली, क्षमा कर दीजिए मुझे, ठीक है। अब आइए, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो है 30 मार्च 1965 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने, और भारत में अगस्त 2019 में आपको पता है कि ये हमारा क्या हो गया, एक अधिनियम पार करने के बाद राज्यपाल का कार्यकाल बंद कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। ये बंटवारा कब हुआ? 31 अक्टूबर को हो गया, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए कि ये कर्ण सिंह कौन थे? हु वॉज दिस कर्ण सिंह? जम्मू एंड कश्मीर के एक महाराजा हुआ करते थे, महाराजा हरि सिंह, उन्हीं के बेटे थे ये। आपने इतिहास में पढ़ा होगा जामवाल डोगरा राजवंश की कहानी, जामवाल डोगरा राजवंश के ये शासक हुआ करते। ठीक है। तमिलनाडु के में शासन करने वाले चोल के शिलालेख में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार वर्णित है? वेट्टी, कदमई, थारी, मनाई। बोल रहे नो नो सुभाष, दैट इज नॉट द इशू सुभाष, आई डोंट टेक एट माई हर्ट। मैं दिल पे नहीं लेता, उसकी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 है भैया। आर्टिकल 19 है कि नहीं उसके पास? संवैधानिक रूप से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके पास, डोंट वरी। आई एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करता हूं। हो गया। आइए भैया, हम पीटी के टीचर हैं, अच्छा लगे तो पढ़िए। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल शिलालेख, याद रखिएगा सबसे ज्यादा वेट्टी। अब आप कहेंगे वेट्टी कौन है? वेट्टी है क्या? वेट्टी है क्या? वेट्टी एक तरह का मतलब टैक्स था, इट वॉज अ टैक्स, जो श्रम के ऊपर लोगों से, आम लोगों से वसूला जाता था। मतलब आम लोगों को बिना किसी मजदूरी के, मतलब बोलता था कि तुमको वेट्टी देना पड़ेगा, तुमको मेरे घर में काम करना पड़ेगा, तुमको जमींदार के यहां काम करना पड़ेगा, उसके एवज में तुमको पैसा नहीं मिलेगा, उसके एवज में पैसा नहीं मिलेगा। और वेट्टी के बारे में छोड़िए, अब चोल के बारे में सोलिए। चोल के बारे में एक ही लाइन में हमेशा बोलता हूं कि चोल वंश दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है। ब्राजील में कृषि को स्थानांतरित करने के रूप में जाना जाता है किसको? मिलापा, झूमिंग, रोका, लडांग। लगाइए। कमेंट ऑफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भाई, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रोका, शिफ्टिंग की खेती ब्राजील में होती है, और उसको क्या कहा जाता है? ब्राजील में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ब्राजील में रोका कहा जाता है, ब्राजील के अंदर में, ब्राजील के अंदर। जैसे जंगल को साफ करना, जो जंगल में पशु पक्षी और जनजाति लोग मल कर देते हैं, उस मल को जला देना। कभी यहां खेती करना, यहां से मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाए, यहां आ जाना, यहां से खत्म हो जाए, यहां आ जाना।
इसको कहते हैं हम, याद रखिएगा। और पूरे भारत में इसे क्या कहते हैं? भारत में इसे झूमिंग कहते हैं, झूम झूम खेती के नाम से जाना जाता है। लडांग, इसी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को लडांग कहा जाता है। कहां? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसको लडांग कहा जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। मलेशिया में लडांग कहा जाता है। मिल्पा कहां कहा जाता है? तो मिल्पा अमेरिका के अंदर कहा जाता है, अमेरिका के अंदर में, अमेरिका के अंदर में। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? बल की शक्ति का उपयोग, राजनीति का अपराधीकरण, महिलाओं की अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, नियमित चुनाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नियमित चुनाव। नियमित चुनाव, नियमित चुनाव लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। चुनाव क्या है? चुनाव सही से हो, उसमें बाहुबल का प्रयोग ना हो, उसमें धन शक्ति का प्रयोग ना हो, महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले, संस्थानों के अंदर में, संस्थानकों के अंदर में अलोकतांत्रिक कोई कार्य ना हो, चुनाव के अंदर में अपराधीकरण चुनाव का ना हो, चुनाव में गुंडे मवाली न लड़े, सामाजिक विभाजन की मांग ना हो, समाज को बांटने की मांग ना हो, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी मूलभूत चुनौतियों की बात की जाए, उनसे निपटा जाए, ये सब है स्वच्छ। निम्नलिखित में से कौन बल की शक्ति, मान लीजिए पैसा से दबा रहे हैं, पावर से, पैरवी से, मारपीट से, रात में गए मारपीट कर लिए, बोले वोट हमको दो जाके, तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती ही तो है, ये लोकतंत्र को चुनौती ही तो दे रहा है। राजनीति में अपराधी आ रहे हैं तो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा ही है। महिलाओं को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा ही है। खतरा ही है लोकतंत्र के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? मानसून, उष्णकटिबंधीय, भूमि सागरीय, भूमध्य रेखीय। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भूमध्य रेखीय। अंगूर, जैतून, संतरा, नींबू, ये सब इसी एरिया में होते हैं। तलछट परिवहन के लिए सबसे सामान्य माध्यम कौन है? बर्फ, मानव, हवा, पानी। तलछट, हवा। पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया? पोतगाह कहां पाया गया? चौंद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। पोल लगाइए। लोथल में, लोथल में। पोतगाह कहां पाया गया? तो आप भी जानते हैं, लोथल में ही पाया गया। लोथल में बहुत कुछ पाया गया है ना, और बहुत सारे साइट्स भी हैं। आप साइट्स के बारे में, लोथल है कहां? तो गुजरात में है ये। गुजरात में किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर। बोल लगाइए। लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता हुआ करते थे। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? कौन सा ग्रह? अरुण, शुक्र और वरुण, मंगल। क्या क्या होता है? गदर पार्टी के बारे में आप नहीं जानते हैं। गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को में द गदर नाम का पहला संस्करण प्राप्त हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। लाला हरदयाल जो है पार्टी के संस्थापक माने जाते थे। 1909 में लाला हरदयाल भारत में थे, लेकिन जब वो पेरिस गए तो वहां पर अखबार थी एक, वंदे मातरम, उससे अपने आप को जोड़ लिया था। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को गए, फिर उसके बाद हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना हुई, फिर ऐसे चलता रहा। करेक्ट आंसर है शुक्र।
शुक्र ग्रह जो होता है मेरे दोस्तों, आपको पता होना, जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, जिसको विल्ड प्लैनेट कहते हैं, जिसको सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, बुध से भी अधिक गर्म है ये। शुक्र पर पानी नहीं है, शुक्र पर ऑक्सीजन नहीं है। ये मैथ है, छोड़ देते हैं। ये भी मैथ है, छोड़ देते हैं। ये भी मैथ, हाँ, ये भी छोड़। ये शुक्र हो जाएगा। पोलिंग लीडर बोर्ड देख लीजिए। कोमल गोस्वामी, रुपेश कुमार, शाहरुन, खुशी शरण, धन्नी, प्रमोद सिंह, परी चौधरी, अभिमन्यु कुमार, साकेत बेतिया, अभिषेक कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। स्पेशल क्लास बंद करा दो सारा।